हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि उस चीज़ को करने में भी आपके पास में ताकत है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे यार ये एग्ज़ाम अगर मैंने निकाल लेता हूँ या निकाल लेती हूँ तो उसके बाद में चीज़ें किस प्रकार की होंगी कि एक अच्छी स्थिति होगी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब पॉइंट से। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप में वैसा करने की ताकत भी है। बस आपको अपनाना है, अपने आप को पहचानना है कि हाँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है आज, कि अगर आप में सोचने की ताकत है तो आप में करने की भी ताकत है। बस ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। तो आप बस स्टार्ट तो करिए, आप शुरुआत को तो करिए। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप उस चीज़ को पूरा भी करेंगे, ये यकीन मान के चलिए। तो इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और एक दिन जरूर आएगा कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो क्या था, देख लेते हैं। तो हाल ही में किस भारतीय हॉकी टीम के 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है PR श्रीजेश को। ठीक है। और PR श्रीजेश जो है, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीजेश जो है वो इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर। राइट। ठीक है, फिलहाल इतनी चीजें ही इसमें जरूरी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, देखते हैं कि वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इफ्को नैनो यूरिया प्लांट रिसेंटली। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? वो आधारशिला रखी है गुजरात के कांडला में। ठीक है। इसमें देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब आप बात कर रहे हैं कांडला की तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए, इफ्को का जो आधारशिला नैनो यूरिया प्लांट जो डेवलप किया जाएगा, उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो रखी गई कांडला में। ठीक है। नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखेगी कांडला में। अब इसमें एक चीज आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर आप कांडला का नाम सुन रहे हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और कांडला का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर, इंडिया का फर्स्ट सेज, जिसको आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, जो आर्थिक, अगर हम बात करें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है, तो देश में जो पहला सेज स्थापित किया गया था वो कांडला में ही किया गया था। और कब किया गया था? किया गया था 1965 में। बात समझ में आ रही है? तो कांडला का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये कांडला है, तो फर्स्ट सेज जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर इससे होगा क्या? अगर हम नैनो यूरिया प्लांट जो है वो डाल रहे हैं, नैनो यूरिया प्लांट की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिए कि इससे फायदा क्या होगा। तो अगर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जब हम प्लांट डालेंगे तो यूरिया के प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। तो यूरिया का जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, वो क्या हो जाएगा? तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो सप्लाई भी तो बढ़ाएगा, और फिर उसके कारण से हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण से दूसरा इंपैक्ट जो है वो आपके यूरिया के इंपोर्ट में कमी लाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि भाई अगर नैनो यूरिया प्लांट बन रहा है तो उससे यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा और यूरिया का इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर ये इफ्को क्या है? तो इफ्को जो है वो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, एक इंस्टीट्यूशन जिसको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, अगर आप कृषि से संबंधित हैं, तो आप अगर देखे होंगे कि जो यूरिया की बोरी आती है उसमें लिखा होता है इफ्को, वहां पर लिखा होता है इफ्को, और उसका मतलब होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो एक ऐसी संस्था जो इस फील्ड पर काम कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी के नैनो यूनिट जो है उसकी स्थापना भारत के गुजरात के कांडला में की गई है। अब अगर इफ्को की बात करें तो इसको 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 3 नवंबर 1969, माफ करिए 67, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? वो न्यू दिल्ली में है।
ठीक है। तो आप याद रखिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली में है। दूसरा इसमें एक चीज याद रखिए कि इसके जो करंट में हेड हैं वो कौन है, तो हेड है इसके दिलीप संघनी। दिलीप इसके हेड हैं दिलीप संघनी, राइट। और दिलीप संघनी जो है, यहाँ थोड़ा सा कलर, ये हेड है, ठीक है। दूसरा याद रखिए कि ये करता क्या है, इफको जो है वो काम क्या है उसका, तो इफको का अगर हम काम की बात करें तो जब हम किसकी बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका काम दो तरीके का होता है। एक उसका काम है प्रोडक्शन का, ठीक है, इसका काम जो है वो है किसका, प्रोडक्शन का, और दूसरा जो है वो है मार्केटिंग का। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना है कि भाई ये जो इफको है उसका मेन काम क्या है, दिलीप संघनी इसके हेड हैं, इसका मेन काम क्या है, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर की मार्केटिंग। बात समझ में आ रही है। चलिए इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ऑन विच डे नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको आपसे पूछूं तो आप बता ही देंगे कि सर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और किसकी याद में किया जाता है, तो जो मेजर ध्यानचंद हैं उनका बर्थडे है, ठीक है। अब मेजर ध्यानचंद कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 29 अगस्त जो है वो इनका बर्थडे है, इसलिए इन्हीं की याद में, मतलब इन्हीं को सम्मान देने के लिए अगर हम बात करें तो 29 अगस्त जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की अगर हम बात करें तो 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्मदिन है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। रिसेंटली अनवर अल हक कक्कर विल टेक ओथ एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में अगर हम बात करें तो अनवर उल हक कक्कर, राइट, अगर हम बात करें तो अनवर उल हक कक्कर जो है वो कहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं, ठीक है, कार्यकारी प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं, एक्टिंग पीएम। और वो कहाँ के बने हैं, वो बने हैं पाकिस्तान के, ठीक है। याद रखना है कहाँ के बने हैं, पाकिस्तान के बने हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्यों, है ना, इनको ही क्यों। आपको ये पता है ना कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो वहां की सेना की कठपुतली है। अगर हम ये बोलें तो गलत नहीं होगा, सेना की कठपुतली है सरकार। बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो अनवर उल हक कक्कर हैं इनके संबंध सेना के साथ में बहुत अच्छे हैं। बात समझ में आ रही है। और पाकिस्तानी सेना जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के उच्च पदों पर उसी को आसान करती है जो एज अ कठपुतली के तौर पर काम करे। उसकी अपनी कोई मतलब एक तरीके से हम देखिए कोई अपना डिसीजन नहीं हो सकता, कोई अपने तरीके से वो डिसीजन नहीं ले सकती, काम वही करना है जो कौन करेगा, जो पाकिस्तानी सेना जो है वो करेगी। तो यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की सरकार जो है वो कठपुतली के तौर पर काम करती है, और अनवर उल हक कक्कर जो है वो काफी करीबी माने जाते हैं पाकिस्तानी सेना के, इसलिए इनको एज अ कठपुतली के तौर पर यहाँ पर एक्टिंग पीएम के तौर पर यहाँ पर क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप ये याद रखिए कि मतलब एक चीज ये भी पूछ लेता है कि सर कौन से नंबर के एक्टिंग पीएम है, कौन से नंबर के केयर टेकर पीएम है। तो याद रखिए कि ये पाकिस्तान के 8वें, चलता रहता है ये सब, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, है ना। तो पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे चलते रहते हैं। 8वें केयर टेकर, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं तो गलत नहीं होगा, 8वें केयर टेकर पीएम है, ठीक है। तो आप पाकिस्तान के 8वें केयर टेकर पीएम जो है वो कौन बन गए हैं, वो अनवर उल हक कक्कर जो है वो बन गए हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें एक चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज, अब थोड़ा सा हम नियम कानून की बात कर लेते हैं। भारत में जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो उसके बाद फिर चुनाव कराना होता है, ठीक है। हर देश में अलग अलग नियम जो है वो चलते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान से संबंधित नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो नियम यह है कि 90 दिनों के अंदर
बात समझ में आ रही है? 90 दिनों के अंदर चुनाव कराना होगा, 90 दिनों के अंदर चुनाव कराना होगा। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन आप याद रखिए पाकिस्तान के टर्म में कि ये टाइम कितना होता है, ये 90 दिनों का होता है। क्लियर है? चलिए, आपको समझ में आ गया अनवर उल हक कक्कड़ जो है वो कहाँ के बने हैं, पाकिस्तान के। एक्टिंग पीएम या केयर टेकर पीएम दोनों वर्ड सही है। 90 दिन के अंदर चुनाव होगा वहां पर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, पाकिस्तान से संबंधित कुछ चीजों की अगर बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के आईएमएफ बेल आउट पैकेज की शुरुआत की मंजूरी मिल गई है। चलता रहता है ये भी, है ना, आईएमएफ से लोन जो है वो पहुंच जाते हैं कि भाई जरूरत है ना, और हमको लोन दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालय में होली पर प्रतिबंध लगा दिया है, और पाकिस्तान के क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इतनी चीजें आप इसमें याद कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वेयर विल WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होस्ट द फर्स्ट समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसेंटली। अगर हम बात करें कि हाल ही में WHO और आयुष मंत्रालय कहां पारंपरिक चिकित्सा पर पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, तो वो कहां पर करेंगे? वो करेंगे गांधीनगर में। और कब से कब तक करेंगे? तो 17-18 अगस्त। ठीक है, तो ये अभी हुई है ये गांधीनगर। ठीक है, कब से कब तक हुआ? तो 17-18 अगस्त। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी चीजें। अब देखिए किसके किसके बीच में, तो यहाँ 2 इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक आपको दिखाई दे रहा है कि WHO है, WHO है, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज ये जरूरी है, जनरली मैं आपको पहले भी बोलता हूं कि भाई ये जो आयुष है ना, आयुष के फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आयुष का फुल फॉर्म जो है वो है क्या। तो आयुष के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयुष में आयुर्वेदा, ठीक है, ए से हो गया आयुर्वेदा। यू से अगर हम बात करें योगा एंड नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी। ठीक है, वाई से हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी। यू से अगर हम बात करें तो आता है यूनानी। एस से आएगा सिद्धा। ठीक, और एस से आएगा होम्योपैथी। ठीक है, जनरली क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सर आयुष जो है उसमें 5 किस प्रकार की चीजें जो हैं, 5 किस प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं वो देखी जाती। तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। राइट, तो ये चीजें आप इसमें याद रखिएगा। तो आयुष मिनिस्ट्री और WHO के बीच में ये बैठक जो है वो ये एक तरीके से पारंपरिक चिकित्सा के पहले शिखर सम्मेलन जो है वो गांधीनगर में देखने को मिली है, और 17-18 अगस्त को देखने को मिली है। दूसरा हम बात करते हैं कि WHO, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और 7 अप्रैल 1948 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट याद रखना है 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ पर है, तो ये जेनेवा में है। और एक बेसिक चीज, अगर WHO का फुल फॉर्म आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो समिट हुई है, ये जो सम्मेलन हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो भारत के पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने में ये काफी मदद करेगा। तो अगर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ तो याद रखिएगा कि भारत के पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ाने में मदद। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? गांधीनगर हो जाता है। क्लियर है? चलिए, वेयर हैज द जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ NISD हेल्थ। ठीक है, NISD की अगर हम बात करें तो अभी जो जनरल काउंसिल मीटिंग है वो कहाँ पर संपन्न हुई है, तो वो संपन्न हुई है, अगर आप देखेंगे तो वो संपन्न हुई है न्यू दिल्ली में। बात समझ में आ रही है? कहाँ पर संपन्न हुई है? तो वो हुई है न्यू
दिल्ली में, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखिए, NISD की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सौरभ गर्ग और NISD के GC के अध्यक्ष ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, जिसको आप NISD के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की, मतलब उसकी सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो आप इसमें फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डिफेंस, ठीक है। और एक चीज याद रखिए कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो NISD की संरचना, कार्यों और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना है। ये रिव्यू करेंगे किस चीज को, तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द प्रोग्राम्स ऑफ NISD को ये बैठक जो है इसमें रिव्यू किया जाएगा, ये इसका मेन उद्देश्य है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रीमियम पेमेंट थ्रू व्हाट्सएप एंड UPI। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? वो शुरुआत की है टाटा AIA ने। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि किसने शुरुआत की, वो शुरुआत की टाटा AIA ने, ठीक है। देखिए अब इसमें अगर हम बात करें तो टाटा AIA तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो नहीं है। तो अब जरूरी क्या है इसमें? तो इसमें जरूरी ये है कि सर जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन कर रहा है, अभी इसने ये जो फैसिलिटी है वो किसने शुरुआत की है, वो टाटा AIA ने की है। अब क्योंकि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, राइट। अब इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, तो इसका रेगुलेशन करेगा IRDAI। बात समझ में आ रही है? तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, वो करेगा IRDAI। तो IRDAI क्या है, तो एक रेगुलेशनरी बॉडी है जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। 1999 में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। कब स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1999 में। और कहां पर की गई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो हैदराबाद में है। एक नाम याद रखिए कि करंट में हेड कौन है, वो देवाशीष पांडा है, ठीक है। हालांकि ये चेंज हो जाते, फिर भी करेंटली अगर आपसे पूछे तो आप याद रख सकते हैं कि हेड का नाम क्या है, देवाशीष पांडा, ठीक है। तो करेंटली जो इसके हेड है वो कौन है, देवाशीष पांडा, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट कब है इसका, तो वो भी आप अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रखिए 1991। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है हैदराबाद में। तो याद रखना है कि भाई इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज का रेगुलेशन कौन करेगा, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द 5th ज्वाइंट ट्रेड सब कमीशन मीटिंग। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक आयोजित की है? तो याद रखिए कि ये बैठक किसके किसके बीच में हुई है, ये हुआ है इंडिया और अगर मैं बात करूं वियतनाम, ठीक है। तो ये हुआ है इंडिया और वियतनाम के बीच, ठीक है। तो याद रखना है किसके किसके बीच में, इंडिया और वियतनाम के बीच। वियतनाम की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर है वो एक बड़े ट्रेड पार्टनर के तौर पर वियतनाम का भी नाम लिया जाता है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो 11.2% का ट्रेड जो है वो वियतनाम के माध्यम से भारत में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं दो देशों के बीच के व्यापार की। हम दो देशों के बीच के व्यापार मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए जिसको हम WTO बोलते हैं, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। किस तौर पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो सक्सेसर के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। किसके सक्सेसर, तो याद रखना है गैट के सक्सेसर के रूप में। ये समझ में आ गया। दूसरा याद रखिए कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है।
और तीसरा याद रखिए इसमें कितनी कंट्री मेंबर हैं, तो करंट में इसमें 164 कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं, और इसकी लेटेस्ट मेंबर कंट्री जो है वो अफगानिस्तान है। और WTO की जो बैठक होती है जिसके लिए नियम बनाया गया कि हर 2 साल के बाद, लेकिन ये ब्रेक भी होता है, जो बैठक होगी उस बैठक को क्या बोला जाता है, तो याद रखिए उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि WTO की जो लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने को मिली है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर कहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा, 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक जो है वो कहाँ हुई है, वो मतलब किसके साथ में हुई है, तो भारत और वियतनाम के बीच में हुई है। और दो देशों के बीच में ट्रेड अगर होगा या मल्टीपल कंट्री के बीच में या इंटरनेशनल ट्रेड की जब भी हम बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जाएगा जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ रिसेंटली। अगर हम बात करें कि हाल ही में SBI लाइफ और MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अमित झिंगरन को। बात समझ में आ रही है? तो इसमें फिलहाल इतना ही जरूरी है, उसके आप याद रखिए कि किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ। रिसेंटली विच कंट्रीज कैपिटल हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल, है ना, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो बन गई है, वो बन गई है इंडोनेशिया। अब यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि सर जब हम पॉल्यूशन सिटी की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, तो वहां पर याद रखिए कि एक इंडेक्स इंटरनेशनल लेवल पर जारी होता है जिसको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कहते हैं, और ये IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स क्या है, ये है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। और हाल ही में कौन सा रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, वो 2023 की जारी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि सर इस इंडेक्स को रिलीज करता कौन है, तो इट इज रिलीज्ड बाय IQ एयर। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है IQ एयर। तो याद रखना है कि कौन रिलीज करता है, तो इसको IQ एयर रिलीज करता है। ठीक है, चलिए अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि 249 AQI रैंकिंग के साथ में जो चियांग में है वो थाईलैंड की, वो फर्स्ट पोजीशन पर है। रैंकिंग 249 AQI रैंकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थाईलैंड तो आप याद रखिए, और अगर एरिया जानना चाहते हैं तो नाम है चियांग में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो कंट्री है वो उसकी AQI रैंकिंग सबसे ज्यादा है जो 249 है। ठीक है, और भारत के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो 4th पोजीशन पर है 160 पॉइंट के साथ में, 160 स्कोर के साथ में, वो है दिल्ली। ठीक है, ठीक है, वो है दिल्ली। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इतनी चीजें आपके लिए जरूरी है। अगर हम इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो एक चीज और आप देख सकते हैं कि सर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो जोको विडोडो, ये एक नाम और आप याद रख सकते हैं कि इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो। क्या है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। बात समझ में आ रही है? ये याद रखना है। चलिए कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये वही हैं, आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। वेयर वाज द 3-day सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 108th फाउंडेशन डे ऑफ ZSI रिसेंटली। कहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया है, तो वो आयोजित किया गया है कोलकाता में। राइट, तो याद रखना है आपको कि कहां पर आयोजित किया गया है, वो कोलकाता में आयोजित किया गया है। ZSI की अगर मैं बात करता हूं तो ZSI का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर मैं मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात करता हूं तो यहाँ याद रखिए पशुओं का वर्गीकरण करना और उनकी मतलब कैटेगरी डिवाइड करना और उनका संरक्षण करना। बात समझ में आ रही है?
तो याद रखिए कि कैटेगरी जो है वो बनाना किसकी, एनिमल की, और उनका सिक्योरिटी देना, उनको संरक्षण देना। ठीक है, तो ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। जेडएसआई की बात अगर करें तो 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और धृति बनर्जी जो है वो इसके अभी करंट में हेड है। 1 जुलाई 1916 और धृति बनर्जी ये इसके हेड, ये है इसका इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या करता है। अब ये जो मीटिंग है, ये जो अगर आप देखें कि कार्यक्रम आयोजित किया गया है 3 दिवसीय, तो ये किस चीज पर फोकस कर रहा है, तो इसका फोकस जो है वो मिशन लाइफ बोला जा रहा है, और इसका फोकस जो है वो 3 चीजों पर है, जिसको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 बोला जा रहा है। पहला जो है वो मांग में परिवर्तन की बात है, दूसरा आपूर्ति में परिवर्तन की बात है, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो नीति में परिवर्तन की बात है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी फोकस की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसको मिशन लाइफ के तौर पर ये काम कर रहा है, मिशन लाइफ। और इसका फोकस जो है वो 3 स्टेज के तौर पर आपको दिखाई देगा। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो मांग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मांग में परिवर्तन। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो वो आपूर्ति में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन। स्टेज 3 की अगर मैं बात करूं तो वो नीति में परिवर्तन। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आप इसमें याद रखना है आपको। ठीक है, कि इसका फोकस जो है स्थापना 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का वो किस चीजों पर है, तो इसका फोकस मिशन लाइफ पर है, जिसको 3 अलग अलग स्टेज में करके 3 अलग अलग स्टेज के लेवल पर इसको समझा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये कोलकाता में हुआ है। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो घोषित किया गया है। तो फटाफट इसको ढूंढिए और कमेंट करके, मैसेज करके आप मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।